हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। मैं हूं अंचल और आज हम फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं सो दैट आपकी ग्रामर में और हेल्प हो सके। और आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। देखिए, टेंसेस हम स्टार्ट तो कर ले, बट उससे पहले मैं आपसे वही कहूंगी कि अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स ये सभी नहीं देखी हैं तो इन्हें आप देख लें, क्योंकि जो टेंसेस होते हैं ना उसके अंदर ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आया करती हैं। तो अगर आपको वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आती होंगी ना तो टेंसेस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लें। अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की वीडियोस हैं तो आपको उसमें काफी कुछ डिटेल में मिल जाएगा, काफी कुछ आपको ऐसी बातें मिलेंगी जो कि आपको नहीं मिल पाएंगी आमतौर पर दूसरी बुक्स से या हम कहें कि दूसरी जगहों से। तो अगर वीडियोस पिछली नहीं देखी हैं तो उन्हें क्लियर कीजिए एंड देन उसके बाद हम हमारे टेंसेस पर आते हैं। तो अब टेंसेस टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में ये सभी टॉपिक्स जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूं, जो मैं आपको बताऊंगी, वो सभी टॉपिक्स हमारी बुक के अंदर और अच्छे से दिए हुए हैं, डिटेल में दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं। आपके फायदे के लिए बुक बहुत ज्यादा यूज में आएगी। एंड देन आप देख सकते हैं कि बुक का फॉन्ट बहुत अच्छा है। बुक के एटलीस्ट 520 पेजेस की बुक है, तो ऑब्वियस सी बात है बुक में काफी कुछ डिटेल में मिलेगा आपको। तो अगर आपने अब तक बुक परचेज नहीं की है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। नाउ ऑन टू द टॉपिक। आवर टॉपिक इज टेंसेस। कि टेंसेस वही क्या होते हैं। टेंसेस हमने वैसे भी पढ़े हैं, वैसे हमें पता भी है कि भाई टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस होते हैं काल, जो हमें ये बताने का काम करते हैं कि आप जिस समय में किसी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, अब क्रिया आप कोई भी ले सकते हैं, आप मेन वर्ब की बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की, कोई भी क्रिया। तो जिस समय में आप क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं तो उस क्रिया से आपको क्या पता चलेगा कि किस टाइप का टेंस है, आपका काल किस तरह का है। तो बेसिकली जो टेंसेस होते हैं ना वो देखिए तीन हम कहीं कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, यानी कि वो समय जो बीत चुका है, वो समय जो अभी चल रहा है और वो समय जो अब आगे आने वाला है। इसे हम इस तरीके से ले सकते हैं कि आज सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था, इस वक्त हम दोपहर में लंच कर रहे हैं और फ्यूचर में हम रात को डिनर करेंगे। तो यहाँ आप 3 समय के बारे में बात कर रहे हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया आपका पास्ट, अभी दोपहर का लंच हो गया आपका प्रेजेंट, और फ्यूचर में जो डिनर करेंगे वो आ गया आपका भविष्य। तो इस तरह से जो टेंसेस हैं वो आपके समय को, हम कहें आपके कार्य को 3 हिस्सों में या हम कहें 3 तरह से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो अब मेन बात आती है कि भाई हम टेंसेस ये तो समझ आ गए कि टेंसेस क्या होते हैं, भाई प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। बट मेन प्रॉब्लम क्या आती है, भाई हमें ये नहीं पता चल पाता कि हम किस टाइप के सेंटेंसेस में कौन से टेंस को यूज करें। हम लोग किस टाइप के सेंटेंसेस में टेंसेस को पहचानने का काम करें। भाई हमें नहीं पता चल पाता कि हम अगर तो ये बोल रहे हैं कि भाई वो स्कूल जाता है तो इसके अंदर हम लोग किस टाइप के टेंस का यूज करें, किसका हम इस्तेमाल करें कि आपका सेंटेंस मीनिंग वो ले जो आप देना चाहते हैं। तो यहाँ आज हम टेंसेस करेंगे ना तो आपको टेंसेस मीनिंग के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे, लॉजिक के अकॉर्डिंग बताए जाएंगे कि आपका लॉजिक ये कहता है तो भाई टेंसेस इस टाइप के यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह से आएंगे। अब ज्यादा आपको ना उलझाते हुए हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए जो टेंसेस हैं वो आगे और 4 टाइप्स के डिवाइड होते हैं, जैसे कि इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। ये ऐसे टाइप्स हैं टेंसेस के जो कि आपको पास्ट में भी मिलेंगे, प्रेजेंट में भी मिलेंगे और फ्यूचर में भी मिलेंगे। यानी कि इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट, कॉन्टिन्यूस पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक वैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड ठीक वैसे ही फ्यूचर के लिए भी ये सभी आ जाते हैं। पर बात ये आती है हमें इनकी क्यों जरूरत पड़ती है। अब ये आपको मैं बताऊंगी कि आपको अलग अलग टाइप्स के टेंसेस की क्यों जरूरत पड़ती है और उन अलग अलग टाइप्स के टेंसेस को आप किस टाइप के सेंटेंस में यूज करेंगे। यानी कि हर एक जगह पर आप सिर्फ इंडेफिनिट टेंस नहीं लगा सकते, वो आपको भी पता है क्योंकि हम नहीं लगा सकते हर एक जगह पर सिर्फ इंडेफिनिट के टेंसेस। बट
क्यों नहीं लगा सकते, ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आप क्यों इंडेफिनाइट को सभी जगह नहीं यूज कर सकते, क्यों आप कॉन्टिन्यूस को सभी जगह नहीं यूज कर सकते। तो आपको मीनिंग भी बताया जाएगा एंड आपको उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस टाइप से आपको टेंसेस में हम कहें कि आपको सेंटेंस की पहचान कैसे होगी वो भी बताया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं भाई इंडेफिनाइट की या हम कहें सिंपल की। तो इंडेफिनाइट या सिंपल जैसा अपना नाम ले रहे हैं ना, ये आपको बताएगा किसी अनिश्चित चीज के बारे में। अब अनिश्चित चीज होती तो भाई हम यहाँ पर थिंग के बारे में बात करते हैं, बट हम यहाँ पर अनिश्चित ले रहे हैं समय काल। समय काल को कैसे भाई हम अनिश्चित करें कि हम भाई ये बोलते हैं कि भाई वो स्कूल जाता है, तो भाई स्कूल जाता है ये तो उसका रोज का काम हो गया, हम ये मान सकते हैं, पर क्या उस समय वो स्कूल जा रहा है जिस समय आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये आपको ना एक अनक्लियर सा आंसर देता है, हम कहें एक अनक्लियर सी स्टेटमेंट मिलती है, क्योंकि हम लोग इनडेफिनेट टेंसेस को ज्यादातर अपने आदतों के लिए, अपने शौक के लिए या हम कहें हॉबीज के लिए, उन कामों के लिए जो हम रोज करते हैं ना, उनके लिए हम लोग इनडेफिनेट टेंसेस को मोस्टली यूज किया करते हैं। तो हॉबीज आप कब करते हैं ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि भाई हम लोग मंडे को 5 बजे ये काम करेंगे तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। तो जब भी आपके पास में टाइम अनिश्चित हो सकता है ना, कि कोई भी समय हो सकता है, देन आप उसे इनडेफिनेट टेंस में लिखते हैं। यानी कि आप ये कहते हैं भाई राम रोज स्कूल जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई साल में 365 दिन में से अगर 260 दिन स्कूल लग रहा है तो राम 260 के 60 दिन ही स्कूल जाता होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हो सकता है जाता भी हो वो 260 के 60 दिन, बट जब आपको कंफर्म नहीं पता चल रहा कि हाँ या ना, या हमका एक डाउट सी सिचुएशन बनी हुई है ना, तो उधर हम इनडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इनडेफिनाइट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ये मीनिंग लेगा जब वो आपको कोई अनिश्चित कार्य के बार बार होने के बारे में बता रहा है। यानी कि उसका बार बार होना तो चलिए हम मान ले कंफर्म है, बट क्या उस समय भी वो कार्य चल रहा है जिस समय आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उस कार्य के होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसका बार बार जो होना है ना, वो एक निश्चित टाइम पर नहीं है। हो सकता है कभी वो 6 बजे स्कूल जाता, हो सकता है कभी वो 6:15 पर स्कूल जाता। तो जब एक कंफर्म एक रूटीन नहीं बना होता ना, देन वी विल यूज इनडेफिनाइट टेंस। तो पास्ट के लिए भी सेम रहेगा, बट पास्ट में हम आदतों के साथ साथ इसे ना कोई पास्ट में घटित हो चुकी घटना के लिए भी बताते हैं। यानी आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, भाई पास्ट में हम चले गए थे स्कूल। अब आपको ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है इस सेंटेंस से, तो जब आपको ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला करती है सेंटेंस से, देन वो आपके लिए थोड़ा सा अनिश्चित रहता है, थोड़ा सा अनक्लियर रहता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज इनडेफिनाइट टेंस, सो दैट यू कैन टेल द वेग और वी कैन से द अनक्लियर फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम और द वर्क। तो अनिश्चित आपको बताएगा कोई काम के अनिश्चित होने का, कि आप वो काम कितनी बार करते हैं, आप वो काम कब कब करते हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है वो काम आप रोज करते हो सकता है कि आप अपनी हॉबी जो है सपोज ड्राइंग है, हो सकता है आपने एक टाइम पीरियड बांध रखा हो कि भाई हफ्ते में 2 बार मैं ये काम, तो ये ड्राइंग तो मैं बनाऊंगी ही बनाऊंगी। हो सकता है आपने ऐसे बांध रखा हो, बट जरूरी तो नहीं है ना आपके पास में हफ्ते में 2 बार उस काम को करने के लिए एग्जैक्ट टाइम हो ही हो। अगर ये कहें हम कि भाई मंडे और वेंसडे को शाम को 5 बजे ड्राइंग बनाई जाएगी, तो जरूरी नहीं है ना कि हर मंडे या वेंसडे को आप उस वक्त फ्री हो। तो जब भी आपका काम अनक्लियर हो सकता है ना, आपका टाइम पीरियड अनक्लियर हो सकता है, तो आप उनके लिए इनडेफिनेट टेंसेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूस। भाई कॉन्टिन्यूस अपने नाम में ही बता रहा है लगातार करने वाला काम। अब लगातार भाई काम प्रेजेंट में भी चल सकता है, लगातार आपका काम पास्ट में भी, कोई आप बताएं कि हम कहें कि इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, तो अभी ये काम लगातार प्रेजेंट में चल रहा है। हम कहें कि हम कल 4 बजे पढ़ रहे थे, तो कल 4 बजे का जो आपने पास्ट में ले गए उसका आपने काम का लगातार होना बताया, तो वो हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। और ठीक वैसे ही अगर आप ये कहें कि कल शाम को 5 बजे मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो आपने फ्यूचर में उस काम के लगातार होने का बात की है। तो जब भी आप काम के लगातार होने की बात करते हैं, या हम कहें कि जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय वो काम चल रहा है, देन इट इज कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कॉन्टिन्यूस टेंस आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। बस ये होगा कि काम आपका लगातार चल रहा होगा, फिर आपको भले उस काम से कोई नहीं लेना देना, आपको ये जरूरी नहीं है कि आप वो काम रोज करते हैं या नहीं करते, आप उस समय उस काम को कर रहे हैं,
जिस समय आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर इस वक्त हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप रोज की रोज इंग्लिश पढ़ते हैं इस समय में। तो यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसे नहीं फर्क पड़ता कि आप वो काम रोज करते हैं या नहीं करते। इसे बस इस बात से लेना देना है कि आप वो काम उस वक्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जिस वक्त उस काम के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट। भाई नाम से पता चल रहा है क्या चीजें परफेक्ट होती हैं। परफेक्ट होती हैं वो चीजें जो कि कंप्लीट होती हैं या हम कहें पूरी होती हैं। तो जब भी आपके काम का आपको पूरा होने का पता चलेगा ना, देन वी विल यूज परफेक्ट टेंस देयर। कि आप ये कहें कि भाई मैंने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया था, तो इसके लिए हो तो गया ना, आपका होमवर्क तो पूरा हो ही गया है। अब तो आप नहीं लिख रहे बार बार अपना होमवर्क। हम कहें कि वो जो पेज हैं वो आपने भर दिए हैं, आपने अपनी नोटबुक फिल कर ली है या जो भी आपको लर्न हो गया। तो जब भी आपका काम ऑलरेडी हो चुका है देन वो आपका परफेक्ट टेंस में जाएगा, क्योंकि आप उस वक्त होमवर्क नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप इस वक्त होमवर्क कर रहे हैं, जिस वक्त आप समय के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस में जाएगा कि आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क। तो यानी कि मैं अभी अपना होमवर्क लिख रहा हूं, यानी जिस वक्त मैं बोल रहा हूं उस वक्त भी मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मैं अपना काम भी कर रहा हूं। पर अगर मैं ये बोलती हूं आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो यहां पर मीनिंग जाएगा कि भाई मैंने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। ठीक है, ये ना जो प्रेजेंट है प्रेजेंट परफेक्ट है, ये कहता है भाई आपका काम पूरा हुआ था ना, वो काम अभी रिसेंट में ही पूरा हुआ है, मतलब ज्यादा समय नहीं हुआ है काम को पूरा हुए को। हम ये नहीं कह सकते कि काम का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया है। मेन जो परफेक्ट है ना वो आपके इफेक्ट पर जाता है कि अगर उस काम के पूरे होने का जो प्रभाव है वो अभी भी बना हुआ है, देन वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। पर अगर हम कहें कि काम के पूरे होने का प्रभाव पास्ट में ही खत्म हो गया, देन वो होता है पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट पर हम आगे चलते हैं, वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, उसको हम आगे उसके जब भी हम सेंटेंसेस या हम कहें स्ट्रक्चर्स देखेंगे तभी हम उसके साथ में सॉल्व करेंगे। बाकी यहां पर आप ध्यान रखिए कि परफेक्ट जो है ना वो मेन तो ये बताएगा कि काम भैया आपका पूरा हो चुका था। अब जो काम पूरा हो चुका था उसी का प्रभाव पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के बाद उसका जो प्रभाव है कि आपका पेट भरा हुआ है, भूख नहीं लग रही है, ये तो आपका खाना खाने के बाद हुआ है ना। यानी जब एक क्रिया पूरी होती है और उस क्रिया का प्रभाव अगर अभी भी जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय भी बना हुआ है, देन वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर प्रभाव नहीं बना होता है या हम कहें प्रभाव पास्ट में ही खत्म हो चुका होता है, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट। इसका मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक लड़की है जिसका नाम है रेशमा। रेशमा वही खेल रही थी सैटरडे को, पिछले सैटरडे को रेशमा खेल रही थी और उसके लग गई चोट। अब जब हम उसकी चोट के बारे में बात करेंगे तो भाई चोट तो उसके लग गई है पिछले सैटरडे को, अभी भी उसके लगातार चोट नहीं लगे जा रही है, उसके पिछले सैटरडे को चोट लग गई है। सपोज एक्सीडेंट हुआ था, उसके पैर का फ्रैक्चर हो गया था उसके पैर पे, तो पिछले सैटरडे को उसका एक्सीडेंट हुआ, वो काम वहीं पर खत्म हो गया, एक्सीडेंट होने वाली क्रिया खत्म हो गई वहीं पर। पर जब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में उसके बारे में, तो अगर तो रेशमा के पैर में अभी भी वो प्लास्टर बंधा होगा, अभी भी फ्रैक्चर होगा ना उसका पैर, देन यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कि आप उसकी इंजरी के बारे में प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे। रेशमा हैज ब्रोकन हर लेग, तो यहां पर ये बताया जा रहा है भाई टांग तो उसके पिछले सैटरडे को ही टूट गई थी, जब भी हम जो भी टाइम देना चाहें, टांग तो उसकी तभी टूट गई थी। बट हैज ये बता रहा है कि उसका असर अभी भी बना हुआ है, कि उसके हम कहें फ्रैक्चर अभी भी है या उसके दर्द अभी भी हो रहा है, जख्म अभी भी है, मतलब इफेक्ट जरूर है अभी भी। तो अगर तो अभी भी इफेक्ट रहता है, यानी कि जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय भी उस क्रिया का प्रभाव बना हुआ है, देन वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हम कहें कि पास्ट में ही उसका इफेक्ट खत्म हो गया था तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट। यानी कि रेशमा वाले एग्जांपल में ही सपोज उसकी जो टांग थी वो पिछले हफ्ते टूटी थी, पर ज्यादा कोई बड़ा नहीं था फ्रैक्चर, जो कि 2-3 दिन में, सपोज वैसे नहीं 2-3 दिन में ठीक होता, बट वैसे ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज 2-3 दिन में उसके जो फ्रैक्चर है वो भी सही हो गया। यानी कि आज के समय में
रेशमा हेल्दी घूम रही है, उसके कोई दर्द नहीं हो रहा, उसके कोई प्लास्टर नहीं है, कोई उसके इंजरी नहीं है। तो यानी कि जो ब्रोकन लेग वाला जो हम कहें क्रिया थी वो पास्ट की थी, पास्ट में ही उसका असर खत्म हो गया, क्योंकि आज के समय में जब हम रेशमा के बारे में बात कर रहे हैं तो रेशमा को आज के समय में उस टूटी हुई टांग का कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि उस क्रिया का कोई प्रभाव रेशमा पर अब नहीं पड़ रहा है। तो यानी आपका प्रभाव अब नहीं बना हुआ, तो जब ये अब प्रभाव नहीं बना हुआ देन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट, यानी रेशमा हैड ब्रोकन हर लेग। तो यहां पर हैड आपको ये बताएगा कि क्रिया है तो पिछले टाइम की ही, बट उस क्रिया का असर आज नहीं बना हुआ। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में दोनों में सेम बस यही चीज है कि ये दोनों ये बताएंगे काम तो आपका पास्ट में ही हुआ था। देखिए प्रेजेंट भी यही बताएगा काम तो आपका पास्ट में ही हुआ था, बट उसका असर अगर अभी भी बना हुआ है ना, मेन यहां पर इफेक्ट की बात आ जाती है, प्रभाव की आ जाती है दोनों में, कि अगर प्रभाव अभी भी बना हुआ है देन यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू डिनोट दैट वर्ब, और अगर तो प्रभाव पास्ट में ही खत्म हो गया है देन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके अंदर दो हमारे पास में जो टाइप सेंटेंसेस के वो आ रहे हैं। एक तो आ रहा है परफेक्ट, यानी कि काम का पूरा होना, और कंटिन्यूस यानी कि लगातार चलना। अब भाई इसका क्या मतलब है कि काम पूरा भी हो गया और लगातार भी चल रहा है? सिंपल सी बात है, ये आपको बताएगा द प्रोसेस, जो कि काम के शुरू होने से लेकर काम के खत्म होने के बीच का जो टाइम पीरियड था ना, ये मोस्टली उसी की बात करता है। कि सपोज आपने 1950 में एक कंपनी खोली, ठीक है, उस कंपनी में जो भी काम चलता था, उस कंपनी की जो वर्ब्स थी वो 1970 तक चलती रही, यानी कि कंपनी 1970 तक रन करती रही। तो आप जब इस बीच के टाइम पीरियड की बात करेंगे ना, जो कि 1950 से लेकर 1970 तक चला था, देन वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि आप पास्ट में ही उस काम के शुरू होने को बता रहे हैं, आप पास्ट में ही उस काम के खत्म होने को बता रहे हैं, और हमने बीच में ये भी बता दिया कि वो कितने समय तक वो काम वहां पर चलता रहा, जैसे कि 20 ईयर्स। तो जब भी आप पास्ट में टाइम पीरियड की बात करते हैं जो कि पास्ट के ही एक टाइम पर शुरू होकर पास्ट के ही एक टाइम पर खत्म हुआ था, तो वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और अगर हम कहें कि आज भी वो काम चल रहा है, ठीक है, जैसे कि 1950 में कोई कंपनी आपने स्टार्ट की थी जो कि अब सपोज आज भी चल रही है, 2020 तक चल रही है, तो जब भी आप इन 70 ईयर्स की बात करेंगे, तो जब भी आप इन 70 ईयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आज भी प्रेजेंट में चल रही है, कंपनी अभी बंद नहीं हुई है, कंपनी अभी भी चल रही है, ठीक है, तो जब भी आप पास्ट में शुरू हुए एक काम से लेकर उसको अभी प्रेजेंट तक बताएंगे, जो कि आप ये बीच के टाइम पीरियड के बारे में, यानी कि उन 70 सालों के बारे में आप बात कर रहे हैं, देन वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मेन इन दोनों में डिफरेंस बस यही आता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये कहता है कि आपका काम पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया, और जब भी वो पास्ट में खत्म हुआ ना, तो हो सकता है कोई और काम उसके बाद शुरू हुआ हो। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि काम अभी भी चल रहा है, जो कि पास्ट के एक पॉइंट में स्टार्ट हुआ था। तो मेन इनके जो मीनिंग्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूं कि इनडेफिनाइट आपको अनिश्चित समय के बारे में बताएगा कि भाई कंफर्म नहीं है वो काम आज भी अभी उस वक्त चल रहा है या नहीं चल रहा है। कॉन्टिन्यूस आपके काम को लगातार होने का बताएगा कि काम आपका लगातार चल रहा है, फिर भले वो प्रेजेंट में लगातार चल रहा है, पास्ट में लगातार चल रहा है, या फिर फ्यूचर में लगातार चल रहा होगा। परफेक्ट आपको बताता है काम पूरा हो चुका है, बट उसका इफेक्ट अगर तो अभी भी बना हुआ है। परफेक्ट ना दोनों के लिए सेम लेगा, मीनिंग कि काम तो भाई परफेक्ट प्रेजेंट में भी पूरा हो चुका था और पास्ट परफेक्ट में भी काम पूरा हो चुका था, पर मीनिंग दोनों में ये हो जाएगा, या हमका डिफरेंस दोनों का ये हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो प्रभाव है उस काम के द्वारा किया गया, उस काम का जो प्रभाव पड़ा है वो अभी भी बना हुआ है प्रेजेंट में, पर पास्ट में प्रभाव अभी नहीं होता है, पास्ट में प्रभाव खत्म हो चुका होता है। उस समय जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय उसकी कोई क्रिया का कोई असर नहीं पड़ रहा होता।
और परफेक्ट कंटिन्यूस कहता है कि काम, अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो ये बताता है भाई काम आपका पास्ट के एक पॉइंट में शुरू हुआ और पास्ट के एक पॉइंट में खत्म हो गया था, और उसके भी आप बीच के उनके टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं, या हम कहें कि पास्ट में शुरू हुए काम को जब हमने पास्ट में ही खत्म कर दिया तो उसके बाद जब भी वो काम खत्म हुआ ना उसके बाद कोई और काम शुरू हुआ था। सपोज कि हम ये कहें कि मैं 20 सालों से, या हम कहें कि 1950 से मैं गंगानगर में रह रहा था, और जब 1970 में मैं यहां से जाने लगा तब राम ने यहाँ पर जो भी है राम नाम का कोई पर्सन यहाँ पर विजिट करने आया था गंगानगर को। तो यानी कि आप पास्ट में एक पॉइंट पर काम को शुरू करके उसको एक पास्ट के ही पॉइंट पर खत्म कर रहे थे, पर जब आप उसे खत्म कर रहे थे तब कोई और काम भी वहां पर हुआ था। नेक्स्ट, जो परफेक्ट कंटिन्यूस है वो प्रेजेंट में ये मीनिंग लेंगे कि काम पास्ट के एक पॉइंट में स्टार्ट हुआ था, या हम कहें 1970 में कोई काम स्टार्ट हुआ था और आज के समय में भी अगर वो काम चल रहा है तो आप उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। यानी कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में बस ये डिफरेंस है कि परफेक्ट कहता है काम खत्म हो चुका है, पर ये कहता है कि काम अगर अभी भी चल रहा है तो आप उसके बारे में परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। पर अगर हम कहें कि काम आपका पास्ट में ही शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म होगा, हम उसके प्रभाव को भी पास्ट में ही खत्म कर चुके हैं, बस हम ये बता रहे हैं उसके बाद कोई और भी काम हुआ है वहां पर, देन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये सिंपल थे, ज्यादा आपको ये ना, अब मैं कहूं कि आप ये ता है, ती है, थे है, रहे थे, ये सब करके आप याद करें तो उसमें ना उलझ जाते हैं स्टूडेंट्स कि भाई हम लोग, जरूरी नहीं है ना कि हमें हिंदी बनानी आती ही हो हर एक सेंटेंस की, या हम कहें हमें हिंदी तो आती है और इंग्लिश भी हमें हाथों हाथ आती हो। तो ये जो हिंदी इंग्लिश से रहा है, रही है, ता है, ते है, इनसे लेकर इंग्लिश बनाना ना हम कहें कि एक ना बहुत ज्यादा बिगिनर लेवल हो जाता है, तो उतना बिगिनर लेवल पे हमें नहीं जाने की जरूरत है। आप मेन मीनिंग ध्यान रखिए भाई, फिर आपको ता है, ती है की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप मेन मीनिंग ये ध्यान रखिए कि ये किस टाइप के टेंस या सेंटेंसेस को बताते हैं, कि आप कैसे कामों को बताएंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी अभी बता ही चुकी हूँ कि कैसे कामों को बताएंगे। तो आप अगर उन कामों के बारे में ध्यान रखेंगे ना तो आपको ये ता है, ते ही है कि कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये थे आपके टेंसेस के बेसिक्स, जिसमें हमने ये बताया आपको कि किस तरह से जो आपके सेंटेंसेस हैं वो मीनिंग लेते हैं अलग अलग टाइप के टेंसेस में। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं इन टेंसेस को, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा और इनके डिटेल में जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने सीखे कि भाई टेंसेस के क्या टाइप्स के मीनिंग्स क्या बनते हैं, तो अब बात आती है कि आप इन अलग अलग टाइप्स के टेंसेस को किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इन्हीं में ही करेंगे तो ही सेंटेंस करेक्ट रहेगा। मैंने कहा है कर सकते हैं, तो यानी कि अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं सेंटेंसेस को, देन वो इनकरेक्ट नहीं होंगे, रॉन्ग नहीं होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं भाई प्रेजेंट में हम चलते हैं। प्रेजेंट के इनडेफिनाइट जो फॉर्म है आपको ऑलरेडी पता ही है, स्ट्रक्चर्स मुझे आपको नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि भाई इतने तो हैं आप लोग इंटेलिजेंट की, भाई आपको पता हो कि इनडेफिनाइट में एस का यूज किया जाता है, वर्ब्स के आगे एस लगाया जाता है। तो अब वही बात आती है कि इनडेफिनाइट के स्ट्रक्चर को आप किन सेंटेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, वो सेंटेंसेस जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ्स आए, प्रिंसिपल्स आए, यानी कि कोई भी आप कोई रूल जो दिया गया है उस टाइप के वर्ड्स, तो वहां पर वो आए ना, तो आप उन सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, कभी सोचा है कि सेंटेंस जो है द सन सेट्स इन द वेस्ट में सेट्स क्यों रहता है? क्योंकि वो सेट्स आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वो काम रोज किया जाता है। सो जो काम रोज किया जाता है उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ को। तो कोई अगर रूल भी आ जाता है ना तो वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखा जाता है। मोस्टली रूल्स वगैरह को तो हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही छोड़ते हैं, उसे आप पास्ट में नहीं लेके जाते, क्योंकि वो आज भी अप्लाई वैसे के वैसे ही होते हैं। ठीक वैसे ही पास्ट एक्शंस, देखिए पास्ट एक्शन वैसे तो वर्ड से बता रहा है कि पास्ट की चीज है, बट व्हेन यू आर रिफ्रेशिंग द एक्शन और वी कैन से रिफ्रेशिंग द इवेंट, देन यू कैन यूज इट इन प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, खाइबर पासेस एंड एंटर्स द फील्ड। तो यहाँ पर जो खाइबर थे भाई उन्होंने तो पास्ट में किया था वो काम,
आज के टाइम में कोई उनका लेना देना नहीं है। बट हेयर वी आर रिफ्रेशिंग द इवेंट, जब हम इवेंट को रिफ्रेश करते हैं या दोबारा बताना चाहते हैं, देन वी कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट। तो ऐसे में समझना भाई कि उसे पास्ट में लिख ही नहीं सकते, लिख सकते हैं बट प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी लिख सकते हैं। यानी खाइबर पासेज एंड एंटर्स द फील्ड, इसके अंदर आप इसे प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, एंड खाइबर पास्ड एंड एंटर्ड द फील्ड पास्ट में भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है जो यहाँ पर आपको सेंटेंसेस बताए जाएंगे उनको उन्हीं में ही लिखोगे, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनाइट में रहेंगे, ऐसा नहीं कहा है मैंने आपको कहा है कि आपको सेंटेंस को अगर अट्रैक्टिव बनाना है, या मतलब हम कहें कि आपको एटलीस्ट ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप इस टाइप से भी सेंटेंसेस को लिख सकते हैं, इन फॉर्म्स में भी, इन टेंसेस में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेंसरी वर्ब्स। देखिए सेंसरी वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स जो कि आप सेंसेस के थ्रू यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सी वर्ड है, वर्ब है जो सी आपकी देखना, वो उसके लिए आप कौन से सेंस ऑर्गन का यूज करते हैं भाई? आईज का करते हैं। तो जो आपके सेंसरी वर्ब्स होते हैं ना, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही लिखा करते हैं। ये मोस्ट केसेस में प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही रहते हैं। पास्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनाइट में रहते हैं, बट हम बात कर रहे हैं कि इन्हें कॉन्टिन्यूस में, यानी कि यू कैन नॉट यूज सेंसरी वर्ब्स इन कॉन्टिन्यूस टेंस, और वी कैन से कि आप जब भी लगातार वाली बात करते हैं तो वहां पर आप सेंसरी वर्ब्स का यूज कम किया करते हैं। आप इनके जो ऑल्टरनेट वर्ड्स है ना उनका यूज कर सकते हैं, बट इनका यूज आप सेंसरी वर्ब्स को सेम मीनिंग के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं लिख सकते हैं। अब ये जो सेम मीनिंग वाली मैंने बात बोली ना, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस बनता है कॉन्टिन्यूस का। पर पहली बात ये कि भाई सेंसरी वर्ब्स को आप क्यों नहीं लिख सकते कॉन्टिन्यूस में, या हम कहें कि आप ओनली प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही क्यों लिखा करते हैं? कॉम्प्लीमेंट आपने दिए होंगे, सुने होंगे, लोगों को तारीफ की होगी, उनसे तारीफ ली भी होगी। तो जब भी आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, देन यू से यू लुक गुड। Why do you not say you are looking good? क्यों? क्योंकि you are looking good ये मीनिंग लेगा कि आप अभी सुंदर लग रहे हो, भाई रोज नहीं लगते हो सुंदर। ठीक वैसे ही you look good क्या मीनिंग लेगा? भाई आप सुंदर लग रहे हो। अब लगते हो जो आप सुंदर, वो आप आज भी लग रहे हो, पास्ट में भी लगते थे, आगे भी लगोगे, ये मीनिंग लेते। तो जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, you use present indefinite form, क्योंकि आप ये बताते हैं भाई जिस काम के लिए हम आपकी तारीफ कर रहे हैं ना, वो काम तो आपके अंदर नेचुरल है। तो जब भी आप कोई किसी को नेचुरल बताने की बात करें, या हम कहें किसी की आप तारीफ की बात करेंगे, देन यू विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ना ऑड लगता है, वो ये मीनिंग लेता है भाई ये सिर्फ ऑन द स्पॉट तारीफ की जा रही है। आप किसी से शादी में मिले, भाई शादी के अंदर आपको वो काफी अच्छे वो पर्सन काफी सुंदर दिख रहे थे, तो जब आप उनकी तारीफ करेंगे, देन अगर आप ये बोलते हैं ना यू आर लुकिंग गुड, तो वही वो पर्सन को ये फील होगा, या हम कहें कि वो पर्सन ये मीनिंग लेगा कि अब जब मेकअप किया हुआ है, पूरे अच्छे से तैयार है, भाई तब तो सुंदर लग रहे हैं, पर अगर बिना मेकअप के मिलेंगे तो नहीं सुंदर लगने वाले। तो ऐसे आप कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिया करते लोगों को। हम हिंदी में भी किसी को ऐसे नहीं बोलते भाई आज अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ये बोला जाता है, बट आज नहीं यूज किया जाता। तो आप आज या अब का जो समय है ना, उसको नहीं बताते हैं, किसी को कॉम्प्लीमेंट्स देते हो। तो ठीक वैसे जो सेंसरी वर्ब्स हैं वो ये मीनिंग लेते हैं कि अगर आप इनके आगे आईएनजी फॉर्म्स का यूज कर रहे हैं ना, देन ये आपके शॉर्ट टर्म के लिए या आपके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज की जाएंगे कि भाई तो हो सकता है 1 घंटे के लिए सुंदर लग रहे हो सकता है 1 घंटे के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। तो जब भी आप शॉर्ट टर्म काम की बात करेंगे ना, देन यू कैन यूज आईएनजी फॉर्म विद द सेंसरी वर्ब्स। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गिविंग एनीवन कॉम्प्लीमेंट्स और प्रेजिंग समवन, देन यू कैन नॉट यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विद देम। जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट का यूज करेंगे क्योंकि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं। बट अगर हम तारीफ नहीं कर रहे हैं ना, आप कुछ ये बताना चाहते हैं कि भाई आप मतलब कि वो काम को शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, देन यू कैन यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी में बता दिया, बट अगर आपको ये और डिटेल में और अच्छे से करना है तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। बुक के अंदर आपको ये सभी टाइम एंड टेंस के अंदर मिल जाएंगे, आपको ये सभी चीजें मिल जाएंगी जो मैं यहाँ आपको बताऊंगी। तो अगर बुक अभी तक नहीं परचेज की है ना, तो जल्द से जल्द बुक परचेज कर लो, क्योंकि भाई बहुत डिटेल में है, एक्सप्लेनेशंस, एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है बुक पढ़कर। ये नहीं लगेगा कि ग्रामर बोरिंग है, आपको लगेगा ग्रामर इससे भी ज्यादा मजेदार थी, हमें पता ही नहीं था। तो ग्रामर को अगर मजेदार बनाकर सीखना है ना,
तो बुक को जरूर परचेज करना, क्योंकि बुक के अंदर बहुत मजेदार तरीके से, बहुत इजी वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी गई है एक एक टॉपिक की। 520 पेजेस हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई डिटेल ऐसी रह जाएगी कि जो ना दी गई हो, आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। तो बुक जल्द से जल्द परचेज करें। तो आगे हम बात करते हैं भाई हमारे टॉपिक की, जो कि कह रहा था कि हम सेंसरी वर्ब्स को प्रेजेंट इंडेफिनाइट के फॉर्म में लिखा करते हैं। क्यों, मैंने आपको बता दिया, बिकॉज व्हेन वी यूज आईएनजी फॉर्म विद सेंसरी वर्ब्स, वो मीनिंग लेते हैं आप शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं, बट अगर तो आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट में उन्हें लिखते हैं देन वो लॉन्ग टर्म का भी मीनिंग लेते हैं। नेक्स्ट आता है कमेंट्री। आपने कभी क्रिकेट कमेंट्री अगर इंग्लिश में सुनी हो, ठीक है, जो इंग्लिश के जो आपके चैनल्स होते हैं उन पे अगर कभी क्रिकेट कमेंट्री सुनी हो, या हम कहें कि कहीं पे रेडियो टेलीकास्ट हो रहा हो इंग्लिश में, या हम कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज में, देन आप ध्यान देना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का भी यूज किया करते हैं। तो जब भी आप कमेंट्री वगैरह की बात करते हैं देन यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ठीक। वैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद हेयर एंड देयर, जिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, जिन विस्मय आदि बोधक वाक्यों में हेयर या देयर वर्ड आ जाए ना, वहां पर भी आप आपकी वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हेयर ही कम्स, देयर ही गोज। तो यहाँ पर ये जो हेयर एंड देयर है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जिनको कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट की फॉर्म में लिखा है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद हेयर एंड देयर, देन वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नियर फ्यूचर एक्शन। अगर आप कोई नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो एक्शन कंफर्म है कि आप उसे करेंगे ही करेंगे, यानी शाम को भाई ट्यूशन जाना है तो जाना ही है, तो जब आप प्लान्ड नियर फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करेंगे, ज्यादा भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा दूर की बात है, भाई आज शाम को जाना है तो ज्यादा दूर की बात तो हुई नहीं ना। तो नियर फ्यूचर एक्शन जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है, उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म का यूज करेंगे। द स्कूल ओपन्स, रीओपन्स ऑन सपोज 15th of November। तो यहाँ पर हम ये भी नहीं कह रहे भाई बहुत ज्यादा ही करीब हो गया है ये, बट ये है कि अगर तो ये प्लान्ड है, कंफर्म्ड है, देन यू कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म का यूज आप प्लान्ड नियर फ्यूचर एक्शंस के लिए भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता अब आपको इंडेफिनाइट के सेंटेंसेस कहाँ यूज होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि वे बहुत इजी हैं। इसके अलावा एक जो इसमें आता है वो है पोजेशंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पोजेशंस, तो उनके कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि कंटेन, बिलोंग, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, ओन वगैरह, मतलब कि जो पोजेशन बताने का काम करते हैं, जो स्वामित्व अधिकार बताने का काम करते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ही रहते हैं, यानी कि दिस पेन बिलोंग्स टू राम। अब हम कहें भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट की फॉर्म में क्यों रहते हैं ये वाली जो वर्ब्स हैं, ये जो पॉजेसिव वर्ब्स हैं, क्योंकि भाई पोजेशन चेंज नहीं हुआ करते हैं। अगर वो राम के फादर हैं तो वो राम के ही फादर रहेंगे हमेशा। अगर हम कहें कि भाई वो शाम क्या फ्रेंड है तो वो शाम का फ्रेंड रहेगा। पर अगर कभी पोजेशंस ज्यादातर प्रॉपर्टीज के लिए होते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम लोग आगे विल के अकॉर्डिंग आगे चेंज कर देते हैं, उनका पोजेशन चेंज कर देते हैं। तो जब वो सेंटेंसेस आएंगे ना, देन यू कैन यूज पास्ट इंडेफिनाइट फॉर्म, बट आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं लिख सकते, इन्हें बिलोंगिंग टू नहीं होता है, ठीक है, बिलोंग्स टू करिए, क्योंकि पोजेशन बता रहे हैं आप। पोजेशन तो भाई उसी की थी, हम कहें कि राम के फादर पास्ट में भी राम के थे, प्रेजेंट में भी राम के और आगे भी राम के ही रहेंगे। तो जब भी आप पोजेशंस की बात करेंगे देन यू विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म, नॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि क्या लेता है कॉन्टिन्यूस मीनिंग, शॉर्ट टर्म, एंड शॉर्ट टर्म से हम पोजेशंस नहीं बताया करते भाई कि आज तो भाई फादर राम के हैं, कल पता नहीं किसके हों, ऐसा कुछ नहीं हम मीनिंग लिया करते। सो कॉन्टिन्यूस का हम शॉर्ट में कहें ना, तो जो लगातार चीज बताई जाती है बट शॉर्ट टर्म के लिए बताई जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हम पूरी जिंदगी कुछ लिखते रहने का ही काम करें। आप पूरी जिंदगी अपना होमवर्क नहीं कर सकते, आप हमेशा अपना होमवर्क नहीं कर सकते। तो जब आपका कॉन्टिन्यूस टेंस आता है ना, तो वो ये मीनिंग लेता है आप शॉर्ट टर्म काम के बारे में बात करें, उस काम को आप ज्यादा समय तक नहीं खींचेंगे।
तो ये भाई हो गए आपके इंडेफिनाइट, जो कि मैंने आपको लॉजिक एग्जांपल्स दोनों के साथ में बता दिया कि भाई क्यों हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्टिन्यूस, जो कि अभी हमने बात की है भाई शॉर्ट टर्म्स मीनिंग लेंगे। ये कॉन्टिन्यूइंग एक्शन, वो काम जो इस वक्त भी चल रहा है जब भी आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो अभी हम लर्न कर रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में भी ले ले भाई, कितनी की देर कर लेंगे हम 12-13 घंटे तो नहीं बैठे ना यहीं पर। तो जब भी आपके एक्शन शॉर्ट टर्म के होंगे तो उनके लिए आप कॉन्टिन्यूइंग एक्शन जो कि लगातार चल रहे हैं उनके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। नियर फ्यूचर एक्शन, अब ये भी मीनिंग ले लेते हैं भाई कि आगे जो प्लान्ड एक्शन है ना वो होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है, होने वाला है, तो उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, लगा सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी लगा सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनाइट तो आएगा ही आएगा, बट हम इनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि स्कूल्स आर गोइंग टू रीओपन, तो ये जो आर गोइंग टू है ना या इज गोइंग टू है, ये बता देते हैं कि आप उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो सेंटेंस है उसमें यूज कर रहे हैं। सो जो नियर फ्यूचर एक्शंस हैं जो कि प्लान्ड है उनके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंसरी वर्ब्स, अब इसके अंदर एक्सेप्शंस आते हैं सेंसरी वर्ब्स के। क्या एक्सेप्शन, अगर उन सेंसरी वर्ब्स को आप शॉर्ट टर्म के लिए या हम कहें कोई और मीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो यहां पर ये जो लुकिंग है वो है तो एक सेंसरी वर्ब ना, क्योंकि लुक हम आंखों से देखने का काम करते हैं। तो ये जो लुकिंग है ये क्या मीनिंग ले रहा है कि भाई हम लोग अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं जॉब, आप ढूंढ रहे हैं। तो यानी आपकी सेंसरी वर्ब एक दूसरा मीनिंग ले रही है एंड दैट इज सर्च। या हम कहें कि सर्चिंग का जब भी मीनिंग लिया जाए या कोई और वर्ड का मीनिंग लिया जाए देन यू कैन यूज सेंसरी वर्ब्स विद आईएनजी। ठीक वैसे ही शॉर्ट टर्म के लिए भी ये यूज हो सकता है। अगर हम बोलें आई एम थिंकिंग अबाउट राम, तो यहां पर ये जो थिंकिंग है वो क्या मीनिंग ले रहा है भाई, अभी शॉर्ट टर्म के लिए हम उसके बारे में सोच रहे हैं, पूरी जिंदगी नहीं सोचते रहेंगे उसके बारे में। तो जब भी आप शॉर्ट टर्म एक्शंस को ले सकते हैं, जब भी आप ऐसे वर्ब्स को लेना चाहें जो कि मीनिंग अपना कोई और देते हो, देन यू कैन यूज सेंसरी वर्ब्स विद द आईएनजी फॉर्म। अदरवाइज किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, कोई और काम बताने के लिए यू विल यूज प्रेजेंट इन डेफिनाइट फॉर्म। तो ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो आपको ये बताते हैं कि भाई आपका जो एक्शन है वो किस टाइप के सेंटेंसेस में आप उसे किस तरह से बता सकते हैं। अगर कोई पास्ट एक्शन है तो जरूरी नहीं है वो ओनली पास्ट टेंस में लिखा जाए, आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट में भी लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही सेंसरी वर्ब्स वाला मेन होता है कि उसके अंदर बच्चों को प्रॉब्लम आती है भाई कहां पर यूज करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि सेंसरी वर्ब्स का यूज अगर तो आप शॉर्ट टर्म के लिए बता रहे हैं देन यू कैन यूज देम विद आईएनजी फॉर्म, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बता रहे हैं, मोस्टली प्रेजेस के लिए आप किसी को कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे हैं, देन आप उसे प्रेजेंट जो इंडेफिनाइट है उसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसे ही ना इनके अंदर एक वर्ड आता है हियर। ये जो हियर है ना इसके आगे आप कभी आईएनजी नहीं लगाएंगे, आई एम हियरिंग यू नहीं होता है। ठीक है, शी इज हियरिंग द लेक्चर गलत होता है। अगर आप किसी को सुनने की बात कर रहे हैं देन यूज लिसन वर्ड, लिसनिंग। आई एम लिसनिंग टू यू, शी इज लिसनिंग टू द प्रोफेसर या कुछ भी, तो हियर के आगे आईएनजी मत लगाइए। हियर के आगे आईएनजी आप जब हियरिंग एड होती है, कोई प्रॉब्लम होती है ना सुनने की, तो वहां पर आप हियरिंग एड लगा सकते हैं, लिसनिंग एड भी लगा सकते हैं। बट अगर आप किसी की बात सुनने के बारे में लिख रहे हैं देन यूज लिसन वर्ड। तो ये थे आपके कुछ वर्ड्स जो कि हमने यहाँ के कुछ सेंटेंसेस जिनमें के बारे में हमने ये आपको बताया कि आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस टाइप के सेंटेंसेस में यूज करेंगे, आप उन्हें किस तरह से और प्रेजेंट कर सकते हैं, उन अलग अलग सेंटेंसेस को आप किन किन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया, बट अगर आपको थोड़ा डिटेल में करना है और अच्छे से करना है तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। बुक के अंदर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में ये सभी चीजें मिल जाएंगी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो अगर अभी तक बुक नहीं परचेज की है ना तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। नेम ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जल्द से जल्द बुक लीजिए, बुक बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी।
तो आइए अब हम चलते हैं आगे के हमारे टॉपिक पर, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि और कहां पर भाई किन सेंटेंसेस को, या हम कहें टेंसेस में को आप किन किन टाइप के सेंटेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं, यानी अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस को आप किन स्ट्रक्चर्स में, किन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं कि और जो प्रेजेंट के जो बाकी टेंसेस रह गए हैं उनका कहाँ यूज होता है। देखिए परफेक्ट, परफेक्ट जैसे हम बात कर चुके हैं भाई, ये प्रभाव बताने की बात करेगा। अब प्रभाव आप उस एक्शन का बताएंगे जो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि उसी एक्शन का प्रभाव पड़ेगा ना आप पर। जैसे कि हम बोलें कि रीमा हैज शिफ्टेड टू दिल्ली, तो यहां पर ये जो है शिफ्टेड है वो आपको क्या बता रहा है भाई कि जो एक्शन है ना वो आपका परफेक्ट का है, बट परफेक्ट में हैज से आपको ये मीनिंग ले रहा है कि उसके शिफ्ट होने वाला काम तो भाई पहले ही हो चुका है। हो सकता है हम कहें कि भाई वो 2 महीने पहले वो शिफ्ट हुई है, या कुछ भी हम मान ले कि भाई काम तो उसने पहले ही शिफ्ट वाला कर लिया, पर उसका इफेक्ट अभी तक बना हुआ है। कि हो सकता है उसका इफेक्ट हम ये मान ले कि भाई रीमा अब दिल्ली चली गई तो उसका घर खाली है, या हम ये मान ले कि भाई आजकल उसके वो फोन्स आने कम हो गए हैं, मिलने नहीं आते, तो यानी कोई भी आप इफेक्ट मान सकते हैं, बट मीनिंग ये लेगा कि इफेक्ट अभी भी बना हुआ है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको फ्रैक्चर वाला दिया था कि अगर तो उसके पैर में फ्रैक्चर आज भी बंधा हुआ है, देन आप उसके जब एक्सीडेंट की बात करेंगे पर्सन के, तो आप उसे परफेक्ट टेंस में बताएंगे। बट अगर तो फ्रैक्चर नहीं बंधा हुआ अभी, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में बताएंगे। तो यानी मेन इफेक्ट की बात आ जाती है कि अगर इफेक्ट प्रेजेंट में भी बना हुआ है, देन यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बट अगर तो इफेक्ट नहीं है अब, यानी खत्म हो गया, अभी प्रभाव पहले ही खत्म हो गया है, तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। इसका ना मैं आपको कहूं एक आसान शब्दों में लॉजिकली आप देखिए कि डायनासोर्स की हम बात करते हैं, तो भाई डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ, भाई धरती पर रहा करते थे, पास्ट की बात है, उनके लिव वाला एक्शन पास्ट में ही हो गया है, ठीक है, पास्ट में ही जिंदा थे, पास्ट में ही मर गए। क्या उनके डायनासोर्स का जो प्रभाव है क्या वो अभी भी हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है? नहीं ना। तो जब भी आपके पास में प्रभाव खत्म हो गया है क्रिया का, देन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट। डायनासोर्स हैड लिव्ड ऑन द अर्थ, नॉट डायनासोर्स हैव लिव्ड ऑन द अर्थ। भाई आज के समय में आपको डायनासोर्स के जिंदा रहने या मरने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है आपकी जिंदगी पर। हम ये कह सकते हैं भाई डायनासोर्स दिखते नहीं है, वो कोई प्रभाव नहीं है। डायनासोर्स का दिखना ना दिखना आपकी जिंदगी के ऊपर प्रभाव नहीं है। डायनासोर्स के द्वारा किए गए कामों को आप देखें कि क्या डायनासोर्स ने, जो हम कहें कि जो भूमि जो खराब थी उसमें जहां पे पत्थर डाले या तालाब बनाए, या हम कहें भूमि जो खराब की, ये सब चीजों के क्या आपकी जिंदगी पर आज प्रभाव पड़ रहे हैं? नहीं पड़ रहे हैं प्रभाव। तो जब आपके पास में पास्ट एक्शन का कोई प्रभाव आपकी आज की जिंदगी पर नहीं पड़ रहा है, देन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। बट अगर आज भी प्रभाव पड़ रहा है, देन यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि रीमा इज शिफ्टेड। तो इसी के जैसा अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि ये कहता है कि एक्शन आपका पास्ट पॉइंट में शुरू तो हुआ था, पर वो काम आज भी चल रहा है। जैसे कि आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2012। तो यहां पर हैव बिन लिविंग आपको क्या बता रहा है भाई कि हमने 2012 में पास्ट के एक पॉइंट में काम शुरू तो किया था, कौन सा? लिविंग वाला हमने काम शुरू तो किया था, पर वो काम आज भी चल रहा है। सो व्हेन द वर्ब इज स्टिल ऑनगोइंग, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। बट अगर आप ये कहते हैं कि भाई पास्ट में ही हम दिल्ली में रहा करते थे, पास्ट में ही हम दिल्ली से शिफ्ट हो गए, कहीं और चले गए, देन वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। तो यानी कि अगर वो काम आज भी चल रहा है ना, एक्शन गोइंग ऑन फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट, की पास्ट के एक पॉइंट से शुरू हुआ एक्शन आज भी चल रहा है, देन यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बट अगर एक्शन आज नहीं चल रहा है, देन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अलावा ये एक्सप्लेनेशंस भी देने का काम करता है करंट कंडीशंस का, कि अभी जो कंडीशन है ना, जो प्रेजेंट में जिस समय बात चल रही है उस समय जो कंडीशन है उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, उसको भी देने का काम करते हैं। इसे समझते हैं। देखिए, सपोज आप पौधों को पानी डाल रहे थे,
अब आप पौधों को पानी डाल रहे थे तो भाई पानी के हम कहें कि जो प्रेशर था वो तेज था या फिर जैसे भी, तो पानी आपके कपड़ों पर भी गिर गया। अब पौधों को पानी डालने वाला काम तो आपने कर दिया भाई, उनको तो डल गया है पानी, आपने बंद भी कर दिया है टैप, बट आपके कपड़े अभी भी गीले हैं। तो इस बारे में जब भी कोई आपसे पूछेगा कि आपके गीले होने की जो कंडीशन है वो कैसे हुई, तो उसकी एक्सप्लेनेशन जब आप देंगे ना, पानी पौधों में डाल रहे थे ये वाली, तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताएंगे। जैसे कि आई हैव बिन वाटरिंग द प्लांट्स, दैट्स वाई my clothes are wet। तो भाई कपड़े गीले होने का आपने क्या रीजन दिया कि भाई पानी डाल रहे थे पौधों में। तो यानी आपके करंट कंडीशन की जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं देन उस एक्सप्लेनेशन को आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे, क्योंकि मीनिंग तो देखे वही लेगा कि भाई काम आपने पास्ट में एक पॉइंट में शुरू किया था, काम अभी भी आपका लगातार चल रहा था, बट यहाँ पर काम आपका खत्म हो चुका था। तो काम तो भाई खत्म हो चुका था, पर उसका प्रभाव या हम कहेंगे उसके कारण जो आपकी कंडीशन बनी वो तो अभी भी है ना। तो उसके लिए यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस व्हेन यू आर गिविंग एन एक्सप्लेनेशन अबाउट योर करंट कंडीशन। बट अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, यू आर ओनली टेलिंग कि भाई इफेक्ट अभी भी बना हुआ है, यू आर नॉट टेलिंग अबाउट द इफेक्ट, आप इफेक्ट या कंडीशन नहीं बता रहे हैं, देन यू विल यूज परफेक्ट टेंस। बट अगर आप इफेक्ट या कंडीशन बता रहे हैं देन यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मुझे नहीं लगता अब आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको ये पता चल गया है भाई कहां पर आपको परफेक्ट का यूज करना है और कहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करना है। सो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पास्ट। तो पास्ट के जो फॉर्म्स है ना उनको आप कहां कहां यूज करेंगे, उनको आप किन टाइप के सेंटेंसेस में लगाएंगे, हम उनके बारे में और बात करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पास्ट टेंस होता है भाई उसके जो 4 टाइप्स हैं, आप उन कैटेगरीज को किस टाइप के सेंटेंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का यूज आप पास्ट एक्शन के लिए करेंगे, आपकी पास्ट हैबिट बताने के लिए। पास्ट एक्शन कोई भी जो काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई यूज्ड टू गो टू अ पार्क डेली। तो यहाँ पर जो आप पास्ट एक्शन या पास्ट हैबिट के बारे में बता रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो कि पास्ट की बात करते हैं, उसमें आप कोई काम कर चुके थे। तो जब आप किसी अपने बीते हुए काम के बारे में बात कर रहे हैं या आप बीते हुए आपकी आदत के बारे में बात कर रहे हैं, देन यू विल यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक वैसे ही कॉन्टिन्यूस जो बताएगा आपका एक्शन पास्ट में एक समय तक चल रहा था, जो कि हो सकता है उसके बाद कोई और एक्शन भी किया गया हो। आई वॉज राइटिंग माई लेटर वेन राम अराइव्ड। तो यहां पर आप क्या बता रहे हैं भाई, जब राम आया तब मैं एक लेटर लिख रहा था। तो आप काम लगातार कौन सा कर रहे थे भाई, आप काम कर रहे थे लिखने वाला। तो आपने लिखने वाले काम को तो कॉन्टिन्यूस में लिख दिया, बट राम का आना लगातार में नहीं था, राम आया था। तो जब राम आया था यानी राम वाली वर्ब को आप लिखेंगे पास्ट इंडेफिनाइट में, और जो काम आप उस वक्त लगातार कर रहे थे यू विल यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर दैट। तो जो आपका काम पास्ट में चल रहा था और उसके बाद या उस समय कोई और काम हुआ, देन यू विल यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब काम लगातार आपका चल रहा था। फिर आता है परफेक्ट। भाई पास्ट कंप्लीटेड एक्शन, ये आपको पास्ट के पूरे हो चुके काम के बारे में बताएगा, जो कि आपको ये बताएगा कि भाई काम पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया। इसका भी वही है कि जब ये काम खत्म हो सकता है तब कोई दूसरा काम शुरू हुआ हो, पर ये इस टाइप के भी मीनिंग लेता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि पहले कौन सा काम हुआ। भाई The sheep fled away when the wolf had came, या हम कहें wolf had entered the field। तो यहाँ पर भाई पहले कौन सा काम हुआ होगा, शीप के भागने वाला या फिर वुल्फ के आने वाला। ऑब्वियस सी बात है वुल्फ के आने वाला, वुल्फ को देखकर ही तो शीप भागी है। तो जब आप पहले हुए काम के बारे में लिखेंगे ना, यानी वुल्फ के पहले आने वाली बात लिखेंगे, सो यू विल यूज
वुल्फ वाले सेंटेंस के लिए या हम कहें पहले वाले जो काम पहले हुआ उस काम के लिए यू विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड जो सेकंड उसके बाद एक्शन हुआ यानी उसको देखकर जो दूसरा एक्शन हुआ या उस वर्ब से दूसरी जो वर्ब बनी उसको आप पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। तो जब आपके पास्ट कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर आप ये देखेंगे भाई दोनों में से काम कौन सा पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसके लिए आप परफेक्ट का यूज करेंगे क्योंकि वो काम हो चुका था फिर दूसरा काम हुआ। ठीक वैसे ही मैंने आपसे प्रेजेंट में के दौरान भी बात की थी कि अगर तो काम पास्ट पॉइंट में शुरू हुआ, पास्ट पॉइंट में ही खत्म हुआ, इफेक्ट भी उसका पास्ट में ही खत्म हो गया, देन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या आप वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि वो आपका काम पास्ट में ही शुरू हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में ही उसका इफेक्ट भी खत्म हो गया। दैट्स व्हाई डायनासोर्स हैड लिव्ड ऑन द अर्थ बिफोर द मीटियोर अराइव्ड, या जो भी। तो जब आप पास्ट के ही एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पास्ट में ही खत्म हो गया, पास्ट में उसका इफेक्ट हो गया और उसके बाद दूसरा एक्शन भी बता दिया आपने, तो उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। इसके अलावा अनफुलफिल्ड डिजायर, वो आपकी इच्छाएं जो अधूरी रह गई हैं। हैड आई टेकन दी टी, क्या काश मैं चाय ले लेता, तो यहां पर ये पता चल रहा है भाई चाय नहीं ली गई। तो जब आप अपने अनफुलफिल्ड डिजायर, इच्छा या कुछ भी ऐसी बात कर रहे हैं देन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपके ना ये मैथ्स के क्वेश्चंस में हमने देखा होगा कि हैड करके फिर आगे कंडीशन दे दी जाती है कि भाई सपोज कि भाई एक ट्रायंगल है जिसकी एक आर्म की लेंथ है जो भाई वो सपोज 70 सेंटीमीटर्स थी, तो भाई उससे कैलकुलेट करके एरिया निकालने को बोल दिया, बट फिर उन्होंने सेकंड कंडीशन डाल दी हैड दी लेंथ बिन, कि लेंथ अगर इतनी होती, तो जब आपके पास में लेंथ इतनी होती ये वाली कंडीशन डाल दी, यानी कि आई नहीं थी, ये क्वेश्चन आपका कुछ और था, बट कंडीशन अगर डाल दी जाए या हम कहें कि ऐसा काम जो अधूरा रह गया हो देन यू विल यूज हैड फॉर देम। ठीक वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट एक्शन जो कि रिपीटेडली डन, बार बार किया जाता है ये एक्शन। ठीक है, जैसे कि पास्ट में वो काम बार बार किया गया हो। आई हैड बिन वार्निंग हिम फॉर मेनी टाइम्स, भाई मैं उसे काफी समय से वार्न कर रहा था बट वो नहीं माना, तो अब जो भी है उसका कोई आगे हमारे पास रिजल्ट आया होगा। तो जब आप पास्ट में पास्ट पॉइंट में कोई काम को बार बार करते हैं देन उसके लिए भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। ठीक वैसे ही अगर आप ये बता रहे हैं पास्ट के एक पॉइंट में काम शुरू हुआ, पास्ट के एक पॉइंट में वो काम कुछ समय तक चला और फिर खत्म हो गया और उसके बाद कोई और काम शुरू हुआ, देन यू विल यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विद देम। पास्ट जो है ना मोस्टली वो यही मीनिंग लेता है, पास्ट के एक पॉइंट पर काम शुरू हुआ था, पास्ट के एक पॉइंट में ही काम खत्म हो गया, इफेक्ट आज नहीं बना हुआ। और इन सब के अंदर जो आपका सेकंड सेंटेंस बनेगा जो कि ये बताएगा कि दूसरा काम शुरू हुआ ना, वो दूसरा काम हर बार आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो इजी ही है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा और इनको अगर आपको समझ अभी भी नहीं आए हैं तो आपको आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, हर एक चीज आपको बहुत डिटेल में बताई गई। तो मुझे नहीं लगता कि एक बार बुक पढ़ लोगे ना तो कोई दिक्कत आने वाली टेंसेस में। तो ये थी बात आपके पास्ट की कि भाई पास्ट ये कहते हैं कि आपको पुरानी या हम कहें बीतते हुए समय के जो एक्शंस है ना उनके बारे में हम बात करेंगे। सो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्यूचर। कि फ्यूचर के भाई सेंटेंसेस ज्यादा कोई वो टिपिकल नहीं होते, इजी ही होते हैं, मोस्टली वो उन्हीं के लिए यूज किए जाएंगे जो कि उनके सेंटेंसेस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट आपके फ्यूचर का ही बताएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर के एक पॉइंट में कोई काम के होने का बताएगा या इस टाइप के, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं भाई फ्यूचर के जो टेंसेस होते हैं, फ्यूचर के जो टाइप्स होते हैं, उनमें आप किस टाइप के सेंटेंसेस को सपोर्ट करेंगे। तो फ्यूचर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंडेफिनाइट। भाई इंडेफिनाइट क्या, हम अनिश्चित जो फ्यूचर का जो समय है आप उसके सिंपल जो सेंटेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर में वो आप काम करेंगे। आई विल गो टू स्कूल, आई विल कुक फूड, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं। विल शेल की आती है मेन प्रॉब्लम, देखिए बस आप ये ध्यान रखें कि आजकल विल जो है ना वो सभी जगह पर यूज हो जाता है। तो अगर आप आई के साथ विल लगाते हैं देन वो भी करेक्ट है और आई के साथ शेल लगाते हो तो वो भी करेक्ट है। तो उसमें ज्यादा मत आप कंफ्यूज होना, क्योंकि आजकल ना जो विल और शेल है उन दोनों का काम करके यूज ये डबल एल का यूज करते हैं अपोस्ट्रोफे के साथ में। तो ये जो डबल एल है ना, अब इसको आप अपनी मर्जी से भाई आई विल बनाना चाहो तो वो बना लो, आई शेल बनाना चाहो तो वो बना लो। तो आई अपोस्ट्रोफे डबल एल आपका आयल बनाएगा।
तो आइल के लिए आप शेल बताना चाहें तो विल बताना चाहें, वो आपकी मर्जी है। बट ये है कि विल का यूज हम सबके साथ कर सकते हैं, वे और आई और वी के साथ भी कर सकते हैं विल का यूज। तो हम बात कर रहे थे इंडेफिनाइट फ्यूचर एक्शंस बताएगा और प्रेडिक्शंस, फ्यूचर में आप कोई प्रेडिक्शन करें या हम कहें कि प्रेडिक्शन एज इन की फ्यूचर में ही वो फ्यूचर का ही एक्शन होगा, भाई ज्योतिषवाणी आगे की होती है ना। तो इट विल रेन टुमारो, भाई कल बारिश होगी, एक प्रेडिक्शन हो गई, भाई हो सकता है होए बारिश, हो सकता है ना होए, तो ये कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर कभी भी कंफर्म नहीं होता, किसी का भी फ्यूचर कभी भी बदल सकता है, तो जरूरी नहीं है कि आप जो बात बोले वो कंफर्म हो ही जाए फिर, ठीक है। तो फ्यूचर के एक्शंस के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनाइट का यूज करेंगे जब भी आप सिंपल कोई स्टेटमेंट्स बता रहे हैं, आप कुछ ज्यादा उसमें हम कहीं कंडीशंस नहीं डाल रहे हैं या हम कहें कि आप उसके अंदर ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस एक सिंपल स्टेटमेंट होती है। कॉन्टिन्यूस होता है भाई फ्यूचर के एक पॉइंट में आप उस समय वो काम कर रहे होंगे, हम कहें कि कल शाम को 4 बजे मैं चाय पी रहा होऊंगा, तो ये जो कल शाम 4 बजे वो आया तो नहीं है ना अभी, तो जब आप फ्यूचर के एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं या हम कहें एक पीरियड ऑफ टाइम भी आप लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर फ्यूचर के एक टाइम के दौरान आप क्या कर रहे होंगे वो बताएं, देन यू विल यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आप यूज करेंगे जब आप फ्यूचर में एक टाइम पर क्या कर रहे होंगे उसके बारे में लिखेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट पास्ट और फ्यूचर। अब ये क्या होता है पास्ट और फ्यूचर, एज इन कि फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आप वो काम कर चुके होंगे, यानी वो आपका फ्यूचर का भी पास्ट बन चुका होगा। मैं कहूं कि कल दोपहर 12 बजे तक मैं अपना खाना खा चुकी होंगी, तो यानी कि मैंने फ्यूचर का भी पास्ट क्या ले लिया भाई, दोपहर के 12 बजे के बाद की कंडीशन ले रही हूं मैं कि 12 बजे तक मैं खाना खा चुकी होंगी, यानी कि 12 बजे वो काम या हम कहें कि वो जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी होगी। तो जब आप फ्यूचर के भी पास्ट के बारे में बात करेंगे देन यू विल यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई विल हैव ईटन माई फूड बाय देन, तब तक मैं खाना खा चुका होऊंगा। तो अब इसके अंदर आपकी जो कंडीशन के आगे भी आपने फ्यूचर के भी एक पास्ट स्टेटमेंट को या कंडीशन को लिया है। तो ये ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए कि किस टाइप के सेंटेंसेस होंगे। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूस, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, इस पर ध्यान देते हैं। एक्शन कंप्लीटेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर आफ्टर कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम, कि वो काम जो कि फ्यूचर में एक पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम तक लगातार चल रहा था। देखिए काम अभी ये वाला भी नहीं शुरू हुआ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, आपका वो पीरियड ऑफ टाइम भी आया होगा जिसमें एक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम कहें कि मैं 2021 में एक काम या एक कंपनी शुरू करूंगा और उस कंपनी के 5 साल होने पर मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा, या मैं कहूं कि उस कंपनी के जब 5 साल की एनिवर्सरी होगी उस दौरान तक मैं वहां पर मैनेजर बन चुका हूंगा, या जो भी अब खुद की कंपनी, तो सपोज सीईओ के भाई हम और जो मैनेजर हैं हम अपॉइंट कर चुके होंगे। तो देखिए कंपनी शुरू होने वाला काम भी अभी तक नहीं हुआ है शुरू, ठीक है, क्योंकि कंपनी हमने क्या बोला 2021 में शुरू होगी, यानी फ्यूचर में काम शुरू होएगा, फ्यूचर में ही काम खत्म होएगा और हम फ्यूचर में ही उस काम को कुछ समय तक खींचने की बात कर रहे हैं। तो जब आपके ऐसे सेंटेंसेस आए ना जिसमें कि ना तो काम अभी शुरू हुआ है, हम कहें कि फ्यूचर के में काम शुरू होगा, फ्यूचर में ही काम खत्म होगा और फ्यूचर में ही हम उसके कुछ समय तक चलने के बारे में बात कर रहे हैं, देन यू विल यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई विल हम लिखते हैं आई विल हैव बिन working in the company for 5 years in 2025। तो यहां पर जो सेंटेंस है ना वो आपका क्या मीनिंग ले रहा है भाई, विल हैव बीन वर्किंग, यानी कि अभी नहीं हुए हैं पूरे साल, ठीक है, आगे होंगे पूरे। तो जब आपका काम आगे अभी फ्यूचर में कंप्लीट होगा देन यू विल यूज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं आपको क्यों बता रही थी भाई, ये जो फ्यूचर है ना उसका ज्यादा नहीं यूज किया जाता क्योंकि कोई काम निश्चित नहीं होता है। तो जब आपका कोई काम निश्चित नहीं होता है ना, फ्यूचर में आप उस काम को करेंगे ही करेंगे, और इसमें से जो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये तो बहुत ही कम यूज किए जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि इन्हें यूज कहां करते हैं और कैसे करते हैं।
तो इसलिए हमने आपको बताया है कि किस लिए करते हैं, कहाँ करते हैं, बट आपको पता होगा और इनका यूज हम बहुत ही कम किया करते हैं। ये आपको आमतौर के सेंटेंसेस पर नहीं देखने को मिलते हैं, ये आपको ग्रामर के बुक्स में जब स्ट्रक्चर समझा रहे होते हैं तब मिल जाते हैं। आप कोई नोवेल उठाइए, आप कोई बुक उठाइए, कोई आर्टिकल पढ़िए, कुछ भी आप पढ़िए, तो उसके अंदर ज्यादातर नहीं होता है ऐसा कि आपको सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर में मिले। इनके स्ट्रक्चर्स बहुत कम यूज किए जाते हैं, बट अगर आपको कभी मिलेंगे ना तो ज्यादातर उनमें मिलेंगे, उन आर्टिकल्स में मिलेंगे जो हमारे फ्यूचर के बारे में प्लान बताते हैं कि भाई हमारी आगे आने वाली जनरेशंस को किस टाइप की चीजें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या हमने कोई अभी आज एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जो आगे सालों तक कितना कैसा चलेगा। तो जब आप फ्यूचर के बारे में ही बात करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ना, वहां तो फ्यूचर का यूज होगा ही, बट आमतौर पे आपको नॉवेल्स में या बुक्स में या आपके खुद की जो बुक्स हैं, ग्रामर को छोड़कर बाकी जो बुक्स हैं उसके अंदर आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे, सेंटेंसेस ये कम ही यूज किए जाते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको यूसेज में अब जरूरी लेना ही लेना है, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ यूज किए जाते हैं। तो ये थे आपके सेंटेंसेस के, हम कहें कि जो टेंसेस हैं उनके अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस, जिनमें कि आपने ये देखा कि हम किस टाइप के टेंस को किस टाइप के सेंटेंसेस के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके टेंसेस, जो अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में और अच्छे से समझ सकते हैं। भाई इसके अंदर बहुत अच्छे से बताए गए हैं टेंसेस, आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आप कभी भूलेंगे नहीं उसे, इतने अच्छे से बताए गए हैं। और अगर आपको अभी तक आपने ये बुक परचेज नहीं की है तो जल्द से जल्द बुक को परचेज कर लीजिए, बहुत रीजनेबल रेट भी है भाई, 520 पेजेस की बुक है, डिटेल के अंदर एक्सप्लेन अच्छे से है, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं, आपको एक एक चीज पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे टेंसेस के टॉपिक पर, जो कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी, अगर आपने हमारी वीडियो जो फादर ऑफ टेंसेस बाय पीडी क्लासेस है वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको डिटेल के अंदर उसके अंदर बताया गया। तो आप पहले उस वीडियो को चेकआउट कर ले, फादर ऑफ टेंसेस बाय पीडी क्लासेस, एंड उसके बाद हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास में आता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस बेसिकली आपको ये बताने का काम करता है कि अगर आपके सेंटेंस में क्लॉजेस आते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज आते हैं, तो अब आपको किन टाइप्स के सेंटेंसेस को, किन टाइप के टेंसेस को आगे किन के साथ जोड़ना है। यानी कि आपका प्रिंसिपल क्लॉज अगर तो प्रेजेंट टेंस में है तो भाई आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज किस टेंस में रहेगा। तो इस टाइप के जब भी हमारे पास दिक्कतें आती है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है हर सेंटेंस आप सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट्स में ही लिखें, भाई आई हैव बीन गोइंग फॉर अ वॉक, या इस टाइप के जरूरी नहीं है आप हर बार सिंपल स्टेटमेंट से लिखें। तो जब आपके स्टेटमेंट्स में कंडीशंस आ जाएं या आपके पास में क्लॉजेस आ जाए ना, तो तब आप किस टाइप के टेंसेस को किस टाइप के टेंसेस के साथ यूज करेंगे हम ये देखेंगे। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस यही आपको बताने का काम करता है, जिसके अंदर फर्स्ट जो रूल है ना वो ये है कि अगर आपके पास में आती है भाई कंडीशन, तो कंडीशन आने पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, या हम कहें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या हम कहें कंडीशनल जो सेंटेंस है ना, आप कंडीशनल सेंटेंस ले लीजिए कि अगर आपका कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट में है, ठीक है, आपका कंडीशनल सेंटेंस यानी इफ वाला अगर तो वो प्रेजेंट में है तो इसके बाद जो आपका आगे का सेंटेंस रहेगा वो फ्यूचर का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ शी कम्स आई विल टीच हर। तो यहां पर जो इफ वाला आपका कंडीशन वाला सेंटेंस है जो कि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है, तो ये जो सेंटेंस है भाई ये आपका है प्रेजेंट में। तो जब आपका सेंटेंस इफ वाला या हम कहें कंडीशन वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होता है, देन यू विल यूज फ्यूचर सेंटेंस जो कि आगे आपका मेन क्लोज में हो जाता है। तो अब हम कहें ना कि इसको हम क्यों करते हैं, ये जो रूल है ना इसके पीछे भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि आप कोई काम प्रेजेंट में करेंगे तो ही तो उसका फ्यूचर में कोई निष्कर्ष आएगा या हम कहें रिजल्ट आएगा। कि इफ वो शी कम्स, अगर अभी वो आती है तो तभी उससे आगे बात होगी ना, अगर अभी वो नहीं आती तो फिर आगे भी बात नहीं होगी। तो यानी कि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो आपका प्रेजेंट होगा कंडीशन में कि शर्त आपकी प्रेजेंट में अगर पूरी हुई ना तो फ्यूचर में रिजल्ट की बात की जाएगी।
तो आप ये ध्यान रखें कि अगर कभी आप कंडीशन की बात करते, जो कंडीशन आपकी प्रेजेंट में लागू होनी चाहिए, तो आप उस प्रेजेंट कंडीशन को प्रेजेंट इंडेफिनाइट में लिखते हुए आगे जो आपका रिजल्ट होगा ना उसे आप फ्यूचर इंडेफिनाइट में लिखेंगे। तो ये था आपका सबसे पहला रूल। फ्यूचर जो कंडीशन का है कि अगर तो आपकी जो कंडीशनल सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है, देन यू विल यूज फ्यूचर इंडेफिनाइट आगे के आपके क्लॉज के लिए, आगे के आपके मेन क्लॉज के लिए। नेक्स्ट आती है हमारे पास में कंडीशन की अगर तो। भाई अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपका मेन क्लॉज भाई प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, ये मोस्टली ना नरेशन वाले सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो नरेशन जहां आपको डायलॉग्स बताने हो ना वहां पर है ये मेन बात कि अगर मेन क्लोज प्रेजेंट या फ्यूचर का है ना, तो आगे जो आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज या हम कहें जो रिपोर्टेड स्पीच होगी ना, वो आपके कोई भी टेंस की हो सकती है, ठीक है। वो आपका कोई भी टेंस ले सकती है। तब फॉर एग्जाम्पल राम सेज सीमा विल कम। तो अब यहां देखिए आपका जो सेंटेंस है उसमें मेन क्लोज क्या है आपका, राम सेज। भाई राम कहता है, ये जो क्लोज है ये आपका प्रेजेंट में है। तो जब आपका मेन क्लोज प्रेजेंट में होता है तो आपका जो सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है वो कोई भी टेंस का हो सकता है। भाई राम ये कहता है सीमा कल सीमा आएगी, राम ये कहता है सीमा आई थी, मतलब राम तो कुछ भी कह सकता है ना। जब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर का हो, यानी कि अगर इधर राम विल से होता ना, तो तभी भी यही कंडीशन होती है कि आगे का टेंस आपका कोई भी, आगे जो आपका सेंटेंस है या क्लोज है वो कोई भी टेंस का हो सकता है। तो जब आपके पास में ये कंडीशन हो कि आपका जो मेन क्लोज है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है, देन आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज कोई भी टेंस का हो सकता है। तो अब ये ध्यान रखिए कि यहां पर हमने कंडीशन ना मेन क्लोज की प्रेजेंट और फ्यूचर वाली ली है, पास्ट वाली नहीं ली, क्योंकि पास्ट अलग कंडीशन रखते, तो हम उस कंडीशन के बारे में भी बात करते हैं। देखिए पास्ट क्या कंडीशन रखता है कि भाई उसे तो आगे पास्ट ही चाहिए, उसके भले ही जो मेन क्लोज है वो पास्ट की हो तो उसे भाई आगे पास्ट ही चाहिए। तो यानी जब आपका मेन क्लोज पास्ट टेंस का होगा तो आगे जो आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज होगा वो भी पास्ट का ही होना चाहिए। पर यहां पर एक एक्सेप्शन ये आ जाती है, यानी कि अगर आपके पास में ये लिखा है ना ही सेड, she swam in the river, तो यहां पर जब आपका पास्ट टेंस है आगे, तो भाई हमने आगे भी पास्ट टेंस का ही यूज किया है। पर अगर आपके पास ये कंडीशन आती है कि आप पास्ट मेन क्लोज से कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, रूल या प्रिंसिपल या कोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ऐसी चीज जिसे आप नहीं बदल सकते, देन यू विल यूज प्रेजेंट फॉर्म, या हम कहें उसका आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हम कहें कि भाई राम सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो यहां पर भाई राम सेड, राम ने कहा था, राम ने क्या कहा था भाई सन जो है वो ईस्ट से राइज होता है। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई आप अपनी मर्जी से जो सन है उसको अब ईस्ट से राइज करना बंद कर दें। तो यानी आपके पास में एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट आई है, तो जब आपके पास में यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स पास्ट के मेन क्लोज के साथ आती है, देन यू विल यूज द एग्जैक्ट टेंस एज द स्टेटमेंट इज इन, कि स्टेटमेंट आपके जिस टेंस में है आप उस टेंस को चेंज फिर नहीं करेंगे। आपके पास में यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, रूल, कोटेशन इस टाइप के सेंटेंसेस आने पर आप उनके टेंसेस को पास्ट का मेन क्लोज होने पर भी चेंज नहीं करेंगे। बट अगर इस टाइप के नहीं है ना, देन आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसे पास्ट में ही करेंगे। तो ये थे आपके भाई मेन क्लोज पास्ट के और प्रेजेंट और फ्यूचर के। इसके अलावा और भी रूल्स आपको हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर मैं नहीं बता सकती हूँ। तो उनको आपने अगर नहीं पढ़ा है और आप उनके बारे में जानना चाहते तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। आपको एक एक रूल काफी अच्छे से मिल जाएंगे और आपको एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे से मिल जाएंगी।
हम बात कर रहे थे कि अगर एज इफ या एज दो आते हैं तो आपका सेंटेंस किस टाइप के आगे हम कहेंगे टेंस को अप्लाई करेगा, किस टाइप के टेंस को आगे यूज करेगा। तो इनका इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर एज इफ और एज दो जो हैं वो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब स्टार्टिंग में आते हैं, देन आपको ये देखना है कि अगर पहले प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ इनसे पहले, यानी मेन क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस का है, देन आपका जो आगे का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा वो पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। प्रेजेंट वाले आप मेन क्लॉज को आगे पास्ट वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में अटैच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक्स एज इफ he was a minister। तो यहां पर ये जो टॉक्स है वो आपका प्रेजेंट फॉर्म में है, जिसके बाद आपको एज इफ कंडीशन मिल रही है, और आपका जो मेन क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हो गया आपका पास्ट में। तो जब आपके पास में प्रेजेंट आपके पास एज इफ से पहले आ जाएगा, और तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है हम कहें एज इफ के बाद जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट टेंस में रहेगा। ठीक, वैसे ही कंडीशन और एक बन जाती है कि अगर तो एज इफ या एज दो से पहले आपके पास में पास्ट आता है, या हम कहें पास्ट का सेंटेंस आता है एज इफ या एज दो से पहले, तो आपका आगे का जो सेंटेंस है ना वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यानी कि ही talked as if या as though he had been crazy। तो यहां पर जो talked है यानी आपका पास्ट का जो मेन क्लॉज है उसको जब आपने आगे यूज किया, या हम कहें कि उसको देखते हुए हमने जब आगे का अपना सेंटेंस देखा, तो एज इफ के बाद में आपके पास में पास्ट परफेक्ट का टेंस आएगा। तो ये थे आपके बेसिक्स कि भाई एज इफ एज दो आ जाएं तो आपको वहां पर प्रेजेंट को आगे पास्ट में करना है और पास्ट को आगे पास्ट परफेक्ट में करना है। ये थे आपके बेसिक रूल्स। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं जो कि कुछ ऐसे ही रूल्स बनाते हैं। एक आपके पास में ना कंडीशन आया करती है कि अगर मैं ये होता, तो ये जो अगर मैं ये होता वाली कंडीशन होती है ना, यदि वाली कंडीशन होती है, तो आपके पास वर आया करता है। तो जब आपके पास ये वर आया करता है ना, तो सॉरी वर नहीं, आप ये वर लगाएंगे अगर आपके पास यदि वाली कंडीशन आती है, फिर आप आई के लिए भी वर लगाएंगे, ही शी इट कुछ भी आ जाए उसके लिए वर। यानी कि इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉक बैक। तो यहां पर यह जो इफ है वो यदि वाली कंडीशन ले रहा है, उसके बाद में आपके पास आए सब्जेक्ट आ रहा है, तो आप इस सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो वर है ना ये मीनिंग ले रहा है कि ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं है, पर अगर होता तो जब हुआ नहीं है होता तो उसके लिए यू विल यूज वर, कि आप वर बताएंगे वहां पर, फिर भले आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। इफ आई वर यू, इफ शी वर यू, इफ दे वर यू, या कुछ भी, मतलब यू की जगह आप कुछ और लगाना चाहें तो वो भी आ सकता है, पर आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है यदि वाली कंडीशन में यू विल यूज वर, कि आपको वर का यूज करना है जब आप यदि के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इसके बाद में देखिए एक कंडीशन आती है कि अगर तो आप ये बता रहे हैं भाई कोई ऐसा काम था जो कि पास्ट में नहीं हुआ, तो उसके पास्ट में ना होने से उसका जो फ्यूचर है वो चेंज हो गया। यानी कि हम ये कहें कि सपोज कि भाई अगर तो ना राम चाय पी लेता ना तो मैं भी चाय पी लेता, तो यहां पर क्या मीनिंग ले रहा है भाई, राम ने भी चाय नहीं पी और मैंने भी चाय नहीं पी, क्योंकि राम अगर काम कर लेता तो वो जो आपकी कंडीशन है या हम कहें जो आपका स्टेटमेंट है वो सिंपल ही होती है कि राम ने चाय ली मैंने भी चाय ली, पर हम कह रहे हैं अगर राम चाय ले लेता तो मैं भी चाय ले लेता। तो जब आपके पास में पास्ट की कंडीशन आए जो कि पूरी नहीं हुई है, तो आप उसको जब लिखेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपकी इफ वाली यानी कि जो कंडीशन वाला सेंटेंस है वो तो आपका रहेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो आगे आपका सेंटेंस रहेगा उसमें आप वुड का यूज करेंगे। तो इसे देखते हैं हम कि इफ राम हैड टेकन टी आई वुड ऑल्सो हैव।
तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो क्या मीनिंग ले रहा है, राम अगर चाय ले लेता, तो आपका जो इफ वाला यदि वाला सेंटेंस है वो आ गया है आपके पास में पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि भाई पास्ट परफेक्ट में ये काम नहीं हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट का हो जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज जो कि कंडीशन बता रहा है, एंड आगे का जो आपका क्लोज रहेगा वो हो जाएगा आपका फ्यूचर पास्ट का, या हम कहें कि फ्यूचर में जब आप बात करेंगे कि भाई ये कंडीशन नहीं हुई तो ये वाली भी तो नहीं हुई ना, तो इसका फ्यूचर आप पास्ट में लिखेंगे कि इसका तो फ्यूचर हुआ ही नहीं, तो वो तो होगा ही पास्ट में। ठीक है, हमने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि अगर तो चाय ले ली जाती तो मैं भी चाय ले लेता, राम चाय ले लेता तो मैं भी चाय ले लेता। तो जब राम ने ही चाय नहीं ली तो यानी मेरी भी नहीं हुई, तो यानी कि फ्यूचर बदल गया। वहां से हम कहें कि उस सेंटेंस की दिशा बदल गई, तो जब दिशा बदल गई तो उस बदली हुई दिशा को आप ऐसे लिखेंगे वुड के साथ में। इफ के साथ वुड मत लगाना, इफ राम वुड हैव टेकन गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको लगाना है वुड मेन क्लोज में, आई वुड हैव ऑल्सो, फिर आप टेकन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं आगे, मैंने आधा ही लिखा है तो ये मत समझना भाई गलत लिखा है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि जब आप इफ वाली कंडीशन के साथ में पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे देन आगे मेन क्लोज में आपको वुड का यूज करके हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो ये आपके बेसिक्स थे सीक्वेंस ऑफ टेंस में। हमने ये देखा कि भाई कहां पर रूल्स किस तरह से हमने लॉजिकली सीखा, भाई कॉमन सेंस दिखाया यहाँ पर कि भाई अगर ये होगा तो आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो जब आपके पास में इस टाइप की कंडीशंस आ जाएंगी तो आप ये ध्यान रखना कि टेंसेज आपके किस तरह से होंगे। इसके अलावा ना एक और एक मेन रूल है इनमें, जो मेन रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको दोबारा आपको उन्हें रिमाइंड करा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा हाँ ये तो कर लिया हमने। तो वो क्या था कि अगर आपके पास में दो हम कहें काम आते हैं, जिन कामों को आप ये बता रहे हैं जिनमें से पहला काम होने पर दूसरा काम उसके कारण हुआ है, तो वहां पर आप पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका था। व्हेन राम केम, जब राम आया, तो जब राम आया तब मेरा होमवर्क पूरा हो चुका था। तो इन दोनों में से पहले काम कौन सा हुआ भाई, होमवर्क वाला हुआ, कि तब जब राम आया ना तब तक मैं लिख नहीं रहा था, मैंने उसके आने से पहले ही काम पूरा कर लिया था। तो जब आपके पास में इस टाइप के सेंटेंसेस आए जहां आपको पहले एक्शन और फिर दूसरे एक्शन के बारे में बात करनी हो, देन आप पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट कंटिन्यूस में भी यूज हो जाएगा कि व्हेन राम केम आई वाज राइटिंग, भाई राम जब आया था तब मैं लिख रहा था। तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आपके पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी यूज किया जाएगा और पास्ट परफेक्ट के साथ भी यूज किया जाएगा, बस मीनिंग बदल जाएगा कि कंटिन्यूस तो मीनिंग लेगा तब वो काम लगातार चल रहा था, और परफेक्ट मीनिंग लेगा कि हम उस काम को पूरा कर चुके थे। तो ये थे आपके कुछ सीक्वेंस ऑफ टेंसेस जो यहाँ मैंने आपको रूल्स बताए हैं, आपको यहाँ पर समझाया है कि उन्हें किस तरह से करना है। बट अगर आपको ये और अच्छे से समझने हैं तो आप हमारी बुक गॉडफादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देख सकते हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर से बोलूंगी कि अगर बुक अभी तक नहीं परचेज की है तो जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि भाई बुक के अंदर बहुत कुछ आपके फायदे का ही दिया गया है। भाई ऑब्वियस सी बात है, लगभग 520 पेजों की बुक है तो कोई ना कोई इसमें फायदे की ही बात होगी ना। आपको कई यूनिक चीजें मिलेंगी, कई नई बातें जानने को मिलेंगी, कई टॉपिक्स बहुत इजी वे में लिखे हुए मिलेंगे आपको, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार बुक परचेज कर लोगे ना फिर आज के बाद आपको ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।